हमास की सुरंगों को नेस्त नाबूद करने वाला विनाशक मिल गया। हमास की मेट्रो ऑफ टेरर को मिट्टी में मिला देने वाला केमिकल बम इजराइल के पास आ गया। वो हमास की सुरंग में घुसेगा और तबाही मचा देगा। इजराइल का प्लान स्पंज बम सुनकर हमास के होश उड़ गए। माना जाता है कि यहां हमास का ऐसा टेरर नेटवर्क है जिसमें इजराइल भी नहीं घुस सकता, क्योंकि इस सुरंग में घुसने का मतलब है मौत। इन सुरंगों में अत्याधुनिक हथियारों के साथ हमास के आतंकी रहते हैं। इस हाई फाई सुरंग में अगर दुश्मन के कदम की आहट भी हुई तो उसे पलक झपकते ही भून दिया जाएगा। ये बात इजराइल को भी पता है, इसीलिए तो अक्टूबर से अब तक फुल फ्लेज वॉर का ऐलान नहीं हो पाया। पर अब इजराइल के खेमे से बहुत बड़ी खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि हमास की सुरंगों को आतंकियों समेत मिट्टी में मिला देने वाला बम इजराइल ने जमा कर लिया है और बहुत जल्द वो इन बमों के साथ हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का ऐलान कर देगा। इस विनाशक का नाम है स्पंज बम। इजराइल ने दावा किया कि एक सुपर सीक्रेट बम उन्होंने बनाया है जिसका नाम है स्पंज बम, और ये बम के माध्यम से वो जो गाजा में जितनी भी टनल्स हैं हमास की, उनके एग्जिट और एंट्री को बंद कर देंगे, ताकि जो आतंकी अंदर है वो बाहर ना आ सके और जो बाहर है वो अंदर ना आ सके। इस माफी का बम जो है अभी तक दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। इजराइल ने कहा है कि उसकी ट्रायल एवेल्युएशन कर चुका है और अभी बड़े पैमाने पर उसका इस्तेमाल करेगा। ये बम का जो कंटेनर है एक प्लास्टिक कंटेनर है जिसके अंदर 2 अलग अलग केमिकल्स जोड़े रखे हुए हैं। जब इसको एक्सप्लोड किया जाता है तो बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। उस एक्सप्लोजन के माध्यम से
फोम जनरेट होती है और फोम टनल में एंटर करके उसके एग्जिट को या एंट्री को बंद कर देती है, सील कर देती है। स्पंज बम की तकनीक कुछ देशों के पास है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई सेना स्पंज बम से लैस होकर मैदान जंग में गई हो। इजराइल युद्ध का नया अध्याय लिखने को तैयार है। ऐसे में विज्ञान की भाषा में समझना जरूरी है कि आखिर स्पंज बम क्या बला है। ये एक प्लास्टिक बैग की तरह होता है जिसमें दो अलग तरह के केमिकल तरल अवस्था में रहते हैं। एक धातु की छड़ यानी मेटल पोल इन दोनों के केमिकल्स को अलग करती है। इस बम को सुरंग में फेंकने से पहले मेटल पोल को निकाल लिया जाता है। उसके बाद दोनों केमिकल आपस में मिल जाते हैं और फोम बनकर तेजी से फैलने लगते हैं। सुरंगों में आने जाने के लिए जो गैप होता है उसे स्पंज बम बंद कर देता है। हमास की टेरर टनल कई जगहों पर 60 मीटर तक गहरी है। वहां ग्राउंड ऑपरेशन करने का मतलब है मुफ्त की मुसीबत। इसलिए इजराइल की डिफेंस फोर्सेस अब स्पंज बम को गेम चेंजर फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। अगर आपके पास ऐसी टेक्निक हो कि आप उसके टनल्स के मुंह को सील कर दें, तो जो अंदर के लोग हैं वो अंदर के अंदर ही रह जाएंगे। फिर आप उनको धीरे धीरे जो आपको सहूलियत हो आप वैसे उनसे डील करें। तो ये स्पॉन्ज बॉम्ब केमिकल सब्सटेंस होता है जो वाटर के साथ मिक्स करके एक एक्सप्लोजिव फोम बनाता है। फोम बनाता है, एक्सप्लोजिव फोम मतलब एकदम से फैलती है विदाउट एनी एक्सप्लोजन। कोई उसमें फायर वार नहीं होती, बट वो इतनी जल्दी फोम बन के इतनी जल्दी सील हो जाता है कि आपके टनल्स के मुंह को सील कर देता है। इजराइल अभी भी हमास के अंडरग्राउंड टारगेट्स को तबाह करने के लिए एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन सुरंगों का जाल इतना बड़ा और गहरा है कि एयर स्ट्राइक बहुत कारगर नहीं साबित होगी। इसलिए सुरंगों को काटने के लिए और हमास को मिटाने के लिए शायद स्पंज बम वाली रणनीति ही सबसे कारगर हो। इजराइल को पता था कि एक दिन आर पार की जंग होगी और उस जंग का सबसे बड़ा जो फ्रंट होगा वो आईडीएफ को हमास की सुरंग तक ले जाएगा। इसलिए आईडीएफ ने 2021 में स्पंज बम के इस्तेमाल वाली जो वॉर ड्रिल थी वो गाजा बॉर्डर पर की थी। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। इजराइल की सेना में एक एलीट कमांडोज का ग्रुप है जिसका नाम है याहालोम। इस ग्रुप में ऐसे फाइटर इंजीनियर्स हैं जो टनल वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स हैं। डिटेक्शन, क्लियरेंस और डेमोलिशन यानी सुरंगों का पता लगाना, विस्फोटक को हटाना और फिर सुरंग को तबाह कर देने में इन्हें महारत है। हमास को पता है कि जब याहालोम के कमांडो स्पंज बम के साथ हमला करेंगे तो टिकना मुश्किल हो जाएगा। ये है टनल का जो प्रॉब्लम, पर इसको लोकेट करके धीरे धीरे इजराइलियों ने इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है और उनके टैंक्स एडवांस कर रहे हैं नॉर्थ से टुवर्ड्स गाज़ा। और गाज़ा की तरफ ये मतलब नॉर्थ से यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ एडवांस कर रहे हैं। और ये जो आप देखें जैसे इजराइल का जो नक्शा अगर आप देखें तो जॉर्डन के बाद इजराइल के बाद में गाज़ा और हमास वहाँ पे है। तो इस तरीके से इजराइल इनको डिस्ट्रॉय कर। किसी के लिए ये धर्म युद्ध है, किसी के लिए ये वजूद की लड़ाई है, तो किसी के लिए वर्चस्व का टकराव। नजरिया अलग अलग हो सकता है लेकिन तस्वीर साफ है। जीतना है तो सामने वाले का समूल नाश जरूरी है।
राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। आपके नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर तो सबका है। हाँ, बिल्कुल सबका है। तो आपको राम मंदिर की होर्डिंग लगाने में श्रीमान करप्शननाथ बंटाधार जी आपको दर्द क्यों है, पीड़ा क्यों है? भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। भगवान श्री राम वोट की राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये पाखंडी लोग पहले भगवान राम को एफिडेविट दे दे के कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, खाने के और है और दिखाने के और है, वैसे हाथी के दाम। भोपाल और इंदौर की सड़कों के किनारे एक होर्डिंग क्या लगा, एमपी से दिल्ली तक की सियासत उबाल खाने लगी। पक्ष विपक्ष के सारे दिग्गज एक साथ मोर्चे पर आ डटे। हर जुबान विरोधी के खिलाफ कमान बनी और इल्जामों के तीर छोड़े जाने लगे। कांग्रेस तो शिकायती चिट्ठी लेकर दनदनाती हुई सीधा चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई। इसी के साथ मध्य प्रदेश के चुनावी अखाड़े में राम मंदिर की एंट्री हो गई और सवाल उठने लगे कि क्या एक होर्डिंग मध्य प्रदेश के चुनावी समर का समीकरण बदलने वाला है? क्या एक होर्डिंग से मध्य प्रदेश का पूरा चुनावी विमर्श बदलने वाला है? क्या एक होर्डिंग मध्य प्रदेश में विपक्ष को रणनीति बदलने पर मजबूर करने वाला है? क्या बीजेपी ने 2023 के चुनाव में 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है? इन सवालों का जवाब समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में लगा ये होर्डिंग बीजेपी की रणनीति का वो हिस्सा है जिसकी गांठ कांग्रेस पिछले 30 सालों से नहीं तलाश पाई है। यही बात कांग्रेस को परेशान कर रही है, इसीलिए आगे बढ़ने से पहले इसे ध्यान से देख लेना जरूरी है। इस पोस्टर पर अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर के मॉडल की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है, कमल का निशान है, साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी के तमाम दिग्गजों की तस्वीरें हैं। देख सकते हैं भोपाल में ये होर्डिंग लगे हैं, भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा है तैयार। फिर इस बार भाजपा सरकार इन बैनर पोस्टरों को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति की सरगर्मी तेज हो गई है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है इससे पहले श्री राम मंदिर की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से लगवाए गए इस होर्डिंग पर सबसे मोटे अक्षरों में लिखा है, भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार। इसी एक लाइन से कांग्रेस तिलमिला उठी। चुनाव आयोग में उसने जो शिकायती चिट्ठी दी है उसके तीसरे पैराग्राफ का लब्बो-लुआब है कि बीजेपी इस तरह के पोस्टर लगवाकर राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेना चाहती है। इधर राम मंदिर वाले होर्डिंग पोस्टर के खिलाफ कांग्रेस की चिट्ठी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची। उधर कांग्रेस के नेताओं को सीजनल हिंदू बताती रही बीजेपी जनता के सामने पहुंच गई। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच संभाला तो उनके निशाने पर सीधा राहुल गांधी थे। इस बार मध्य प्रदेश ने 3 दिवालियां मनानी है। एक तो दीपावली आप मनाओगे तो एक दीपावली हो गई, दूसरा यहां जब सरकार भाजपा की बनेगी पूरा मध्य प्रदेश दीपावली का त्योहार मनाने वाला है, और तीसरा जब मोदी जी के हाथ से प्रभु श्री राम के मंदिर में राम लल्ला का, भगवान श्री राम लल्ला का स्थापन होगा, तब पूरा देश दीपावली मनाएगा। हर रोज ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर भी बन गया, तिथि भी बता दी, जरा तनिक दर्शन कर आ जाना तो आपको भी संतोष हो जाएगा। अमित शाह राहुल गांधी पर हमलावर हैं, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने की कोशिश में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल पूछ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने शिकायत की है कि भगवान
राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाएं। राम इस देश के जन जन की सांस में बसे हैं। कभी आप राम को काल्पनिक बताते थे, भगवान श्री राम को जो करोड़ों करोड़ों के आराध्य हैं। कभी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। महाकाल महालोक बना, आपने झूठे आरोप लगा दिए। आखिर महाकाल महालोक से चिढ़ क्या है आपको? और अब होर्डिंग उतरवाने की बात करते हैं। जवाब प्रियंका का आता उससे पहले ही छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने सनातन पर दावा ठोक दिया। ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। ये उसी मध्य प्रदेश की चुनावी तस्वीर है जिसमें मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। कांग्रेस ने अपना पूरा पोल प्लान बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ध्यान में रखकर तैयार किया है। उसे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिल सकता है, लिहाजा उसने विकास, रोजगार, सस्ती बिजली जैसे वादे किए। लेकिन बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी जारी है। श्री देवनारायण जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने एक बक्सा होता है ना मंदिर का, उसमें लिफाफा डाल दिया। हाँ, फिर उस लिफाफे को 6 महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोदी जी ने डाला है। 6 महीनों बाद उन्होंने वो बक्सा खोला तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले। तो सबकी उम्मीदें कहां थी और निकला क्या? देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सबके सामने की लिफाफा तो डल रहा है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो देखिए, मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है। देखते ही देखते प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और कई जगह तो जान बचाने के लिए पुलिस वाले भाग खड़े हुए। दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी गई। सरकारी इमारतों को जानबूझकर टारगेट किया गया। सिर्फ ढाका में ही एक साथ 10 जगह पर बवाल हो गया। इस हंगामे, अराजकता और अफरा तफरी की जिम्मेदार थी बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जिसका नाम है BNP, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ढाका पुलिस के प्रवक्ता ने मीडिया को जो जानकारी दी है कि प्रोटेस्ट में कम से कम 41 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और एक की जान गई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से बुलाए गए विरोध प्रदर्शन के सेंटर में थीं प्रधानमंत्री शेख हसीना। अगले साल की शुरुआत में ही बांग्लादेश में चुनाव हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शेख हसीना इस्तीफा दें ताकि केयरटेकर सरकार के तहत चुनाव हो। शेख हसीना ने चट्टोग्राम की रैली में जवाब दे दिया है कि विपक्ष चाहे कितनी बड़ी साजिश कर ले, वो इस्तीफा नहीं देंगी।
बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया शेख हसीना की सबसे बड़ी चुनावी प्रतिद्वंद्वी हैं। 1991 से अब तक बांग्लादेश की कमान इन्हीं दो बेगमों के पास रही। अवामी लीग की शेख हसीना ने पिछली बार खालिदा जिया को करारी शिकस्त दी थी। तब भी खालिदा जिया ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। फरवरी 2018 में खालिदा को भ्रष्टाचार के मामले में 10 साल की जेल हुई। माना गया कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। खालिदा की पार्टी बीएनपी ने चुनाव पूरी ताकत से लड़ा, लेकिन हसीना की पार्टी अवामी लीग जीत गई। इस वक्त खालिदा जिया की हालत गंभीर है। ढाका के अस्पताल में उनका अमेरिकी डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, लेकिन खालिदा के समर्थक हिंसक साजिश में जुटे हैं। क्या पाकिस्तान को एकमात्र क्रिकेट वर्ल्ड कप जितवाने वाला कप्तान मरते दम तक जेल में रहने वाला है? क्या पाकिस्तानी फौज ने इमरान को रास्ते से हटाने के आखिरी फरमान पर मुहर लगा दी है? ये सभी सवाल इस वक्त पाकिस्तान की सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं, क्योंकि जो साइफर केस इमरान की रिहाई का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, उसमें पाकिस्तान की अदालत ने इमरान के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। अब यही आरोप सजा के रूप में फांसी की शक्ल ले सकते हैं। साइबर केस मामले में पाकिस्तान की अदालत ने न सिर्फ इमरान खान पर लगे हुए सारे आरोपों को सत्य पाया है, वरन ऐसा भी हो सकता है कि सजा के तौर पर अब इमरान खान को सजाए मौत मिल जाए। ऐसी हालत में यह देखना पड़ेगा कि जब इमरान खान के वकील दोबारा जुडिशियल रिव्यू के लिए केस को भेजते हैं तो पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या रवैया है। पाकिस्तानी फौज ने कोर्ट के साथ मिलकर इमरान को रास्ते से हटाने की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है कि अब इमरान के लिए एक एक दिन भारी है। ऐसे यूं समझिए, 23 अक्टूबर को विशेष अदालत इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ आरोप तय करती है और 26 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इमरान की जमानत याचिका खारिज कर देता है। वो शख्स क्यों बजद होके और किसके कहने पर इमरान खान का केस सुन रहा है, क्यों नहीं ट्रांसफर करता इन केसों को? इंशाल्लाह अगली पेशी में बताएंगे उसको। हाई कोर्ट में भी आप नहीं सुन सकते, ना ही आपकी बात सुनाना चाहते हैं। जो फैसला करना करो। साइफर केस वो केस है जिसमें इमरान खान ने अपनी सरकार रहते हुए आरोप लगाया था कि बाकायदा अमेरिका की तरफ से साजिश रची गई थी पाकिस्तान के तब के सेना प्रमुख जनरल बाजवा के साथ मिलकर के कि किसी तरह से इमरान खान की सरकार वहां से हटाई जाए और तभी अमेरिका और पाकिस्तान का संबंध सुधर सकता है। साइफर का मतलब क्या हुआ? वो डिप्लोमेटिक केबल जिसके जरिए सारी सूचनाएं एक देश दूसरे देश को डिप्लोमेटिकली भेजता है। उसमें आरोप लगाया था इमरान खान ने कि अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर जनरल बाजवा के साथ मिलकर के इमरान खान की सरकार को गिराने की साजिश रची थी। इस मामले में इमरान खान पर शिकंजा कस सकता है और यही सवाल उठ रहा है कि क्या उनको ये मामला फांसी के फंदे तक भी पहुंचा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब पूरी प्लानिंग से हो रहा है और क्या इसके तार हाल ही में हुई नवाज शरीफ की वापसी से जुड़े हुए हैं? इन सवालों के जवाब से पहले ये समझना होगा कि जो साइफर केस इमरान खान को फांसी के फंदे तक ले जा सकता है वो है क्या। दरअसल साइफर किसी देश के विदेशी मिशन की तरफ से अपने देश को भेजा गया वो मैसेज होता है जिसमें राजदूतों की मेजबान देश के डिप्लोमेट्स या अधिकारियों से हुई बातचीत का ब्यौरा होता है। ये बातचीत कोड वर्ड में होती है जिसे डिकोड कर ट्रांसलेट किया जाता है। किसी भी देश के लिए ये साइफर बहुत अहम होता है क्योंकि कई बार ये देश की सुरक्षा से भी जुड़ा होता है, लिहाजा इसे लीक करना दंडनीय अपराध माना जाता है। पाकिस्तान में इस गुनाह के लिए अलग अलग सजाएं हैं जिनमें फांसी भी शामिल है। अब यही केस इमरान खान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है।
इल्जाम है कि इमरान खान ने वो सीक्रेट दस्तावेज लीक कर दिए जो वॉशिंगटन से पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद ने भेजा था। ये बात उस वक्त की है जब इमरान पाकिस्तान में तख्त नशीन थे। उनकी तरफ से मजीद को एक मैसेज भेजा गया और कहा गया कि वो ये पता लगाए कि अमेरिकी सरकार पाकिस्तान को लेकर क्या सोचती है। जवाब में मजीद ने वो साइफर भेज दिया और ये इमरान तक पहुंचा, फिर लापता हो गया। दोबारा तब सामने आया जब इमरान की गद्दी खिसक चुकी थी और वो सेना के खिलाफ यलगार का ऐलान कर चुके थे। मैं किसी सूरत इस हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। मैं इन गुलामों को और पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मैं कभी कबूल नहीं करूंगा। पाकिस्तानी गलियों में इमरान सियासी मजमा जुटाने लगे थे। शहर शहर घूमकर पाकिस्तानी फौज को बेआबरू कर रहे थे और जेब से निकालकर एक पर्चा लहराते थे। इमरान के मुताबिक ये वही साइफर था जो अमेरिका से आया था। पाकिस्तान में साइफर को लेकर दो तरह की थ्योरी है। एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई जो कहती है कि इमरान ने इसे लीक किया, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया, और दूसरी वो जो इमरान खान ने उछाली। इसके मुताबिक इसमें वो धमकी थी जो अमेरिका ने उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए दी थी। साइफर जाता है आर्मी चीफ के पास भी, फॉरेन ऑफिस में भी, मेरे पास भी आता है। और फिर जब मैं ये देखता हूं कि ये कह रहा है एक एम्बेसडर को कि अपने प्राइम मिनिस्टर को आपने हटाना है, तो मुझे कौन हटा सकता है? पाकिस्तान में मुझे कौन हटा सकता था? एक ही आदमी, जनरल बाजवा। साइफर तो जनरल बाजवा के लिए है, उसने भेजा है। इमरान के मुताबिक अमेरिका की ये धमकी उनके रूस दौरे के बाद आई थी। दरअसल तब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू ही हुआ था। अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों ने रूस को अलग थलग करने के लिए प्रतिबंध लगाने शुरू किए थे। कई देश रूस से दूरी बनाने लगे थे। तब फरवरी 2022 के आखिरी हफ्ते में सस्ते तेल की तलाश में इमरान रूस पहुंच गए थे। इमरान का इल्जाम है कि ये बात अमेरिका को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने पाकिस्तानी फौज के सामने उन्हें गद्दी से हटाने की शर्त रख दी, जिसका मतलब साफ था कि सेना ने अगर इमरान को रास्ते से नहीं हटाया तो खैरात के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। वो साइफर आता है पाकिस्तान, और वो मैं जब पढ़ता हूं तो उसमें क्या लिखा होता है। साइफर में दो मेन चीजें हैं, बाकी तो और भी छोटी मोटी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज लिखी होती है कि जी इमरान खान को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाना है, और एक और चीज लिखी होती है कि इमरान खान ने अकेला फैसला किया कि रूस जाने का। आपको पता है रूस और तब तक जंग शुरू हो चुकी थी रूस की यूक्रेन में, तो इमरान ने अकेले ने फैसला किया, जबकि असद मजीद हमारे एम्बेसडर कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ने अकेला फैसला नहीं किया, ये सब स्टेक होल्डर्स ने मिलकर फैसला किया। इमरान इसी बात को फौज के खिलाफ हर रैली में हथियार बनाते रहे, जेब से पर्चा निकालकर उसे साइफर बताते रहे। लेकिन जिस सीक्रेट दस्तावेज की चोरी का हवाला देकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इमरान को सूली चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो नियाजी के खिलाफ पेश दस्तावेजी सबूतों में कहीं नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत इसे कोर्ट में तो पेश नहीं कर पाई, लेकिन नवाज के माथे से चिपका भगोड़े का लेबल उतारकर उन्हें पाकिस्तान की सरजमी पर जरूर ले आई। क्योंकि पाकिस्तानी सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि कैप्टन को परमानेंट आउट करने की स्क्रिप्ट इसलिए लिखी जा रही है ताकि नवाज को गद्दी पर बिठाया जा सके। पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बयान दिया है कि पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन होंगे वो फरवरी या मार्च में होंगे। तब तक पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई मिलकर दो चीज़ सुनिश्चित करेगी। एक, इमरान खान को और उनकी जो पार्टी है पीटीआई को पूरी तरह से बाहर कर देना है, ब्लैकलिस्ट कर देना है, जेल में डाल देना है। दूसरी बात, शहबाज शरीफ की जो सरकार है और अब नवाज शरीफ को इंग्लैंड से वापस लाए हैं, तो अब PMLN की सरकार बनेगी जिसमें नए प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाएगा, वो होंगे नवाज शरीफ, और उनको इंस्टॉल करेगी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की वापसी का मतलब इमरान खान का गेम ओवर हो चुका है। दरअसल 21 अक्टूबर के बाद से पाकिस्तान में बहुत पानी बह चुका है और तेजी से बदलता घटनाक्रम बता रहा है कि नवंबर में कप्तान के खिलाफ कोई बड़ा फरमान आ सकता है।
ऐसी राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। आपके नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर तो सबका है। हाँ, बिल्कुल सबका है। तो आपको राम मंदिर के होर्डिंग लगाने में श्रीमान करप्शन नाथ बंटाधार जी, आपको दर्द क्यों है, पीड़ा क्यों है? भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। भगवान श्री राम वोट की राजनीति का विषय कैसे हो सकते हैं? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये पाखंडी लोग पहले भगवान राम को एफिडेविट दे दे के कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, खाने के और है और दिखाने के और है, वैसे हाथी के दाम। भोपाल और इंदौर की सड़कों के किनारे एक होर्डिंग क्या लगा, एमपी से दिल्ली तक की सियासत उबाल खाने लगी। पक्ष विपक्ष के सारे दिग्गज एक साथ मोर्चे पर आ डटे, हर जुबान विरोधी के खिलाफ कमान बनी और इल्जामों के तीर छोड़े जाने लगे। कांग्रेस तो शिकायती चिट्ठी लेकर दनदनाती हुई सीधा चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई। इसी के साथ मध्य प्रदेश के चुनावी अखाड़े में राम मंदिर की एंट्री हो गई और सवाल उठने लगे कि क्या एक होर्डिंग मध्य प्रदेश के चुनावी समर का समीकरण बदलने वाला है? क्या एक होर्डिंग से मध्य प्रदेश का पूरा चुनावी विमर्श बदलने वाला है? क्या एक होर्डिंग मध्य प्रदेश में विपक्ष को रणनीति बदलने पर मजबूर करने वाला है? क्या बीजेपी ने 2023 के चुनाव में 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है? इन सवालों का जवाब समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि भोपाल और इंदौर जैसे शहरों में लगा ये होर्डिंग बीजेपी की रणनीति का वो हिस्सा है जिसकी गांठ कांग्रेस पिछले 30 सालों से नहीं तलाश पाई है। यही बात कांग्रेस को परेशान कर रही है, इसीलिए आगे बढ़ने से पहले इसे ध्यान से देख लेना जरूरी है। इस पोस्टर पर अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर के मॉडल की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है,
कमल का निशान है। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पार्टी के तमाम दिग्गजों की तस्वीरें हैं। देख सकते हैं भोपाल में ये होर्डिंग लगे हैं, भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा है तैयार। फिर इस बार भाजपा सरकार इन बैनर पोस्टरों को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति की सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, इससे पहले श्री राम मंदिर की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से लगवाए गए इस होर्डिंग पर सबसे मोटे अक्षरों में लिखा है, भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार। इसी एक लाइन से कांग्रेस तिलमिला उठी। चुनाव आयोग में उसने जो शिकायती चिट्ठी दी है, उसके तीसरे पैराग्राफ का लब्बो-लुआब है कि बीजेपी इस तरह के पोस्टर लगवाकर राम मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेना चाहती है। इधर राम मंदिर वाले होर्डिंग पोस्टर के खिलाफ कांग्रेस की चिट्ठी चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंची। उधर कांग्रेस के नेताओं को सीजनल हिंदू बताती रही बीजेपी जनता के सामने पहुंच गई। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंच संभाला तो उनके निशाने पर सीधा राहुल गांधी थे। इस बार मध्य प्रदेश ने 3 दिवालियां मनानी है। एक तो दीपावली आप मनाओगे तो एक दीपावली हो गई। दूसरा, यहां जब सरकार भाजपा की बनेगी, पूरा मध्य प्रदेश दीपावली का त्योहार मनाने वाला है। और तीसरा, जब मोदी जी के हाथ से प्रभु श्री राम के मंदिर में राम लल्ला का, भगवान श्री राम लल्ला का स्थापन होगा, तब पूरा देश दीपावली मनाएगा। हर रोज ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर भी बन गया, तिथि भी बता दी, जरा तनिक दर्शन कर आ जाना तो आपको भी संतोष हो जाएगा। अमित शाह राहुल गांधी पर हमलावर हैं, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने की कोशिश में जुटे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल पूछ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने शिकायत की है कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाएं। राम इस देश के जन जन की सांस में बसे हैं। कभी आप राम को काल्पनिक बताते थे, भगवान श्री राम को जो करोड़ों करोड़ों के आराध्य है। कभी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। महाकाल महालोक बना, आपने झूठे आरोप लगा दिए। आखिर महाकाल महालोक से चिढ़ क्या है आपको? और अब होर्डिंग उतरवाने की बात करते हैं। जवाब प्रियंका का आता उससे पहले ही छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने सनातन पर दावा ठोक दिया। ये तो ऐसी राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। ये उसी मध्य प्रदेश की चुनावी तस्वीर है जिसमें मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। कांग्रेस ने अपना पूरा पोल प्लान बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ध्यान में रखकर तैयार किया है। उसे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिल सकता है, लिहाजा उसने विकास, रोजगार, सस्ती बिजली जैसे वादे किए। लेकिन बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी जारी है। कि श्री देवनारायण जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने एक बक्सा होता है ना मंदिर का, उसमें लिफाफा डाल दिया। हाँ, फिर उस लिफाफे को 6 महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोदी जी ने डाला है। 6 महीनों बाद उन्होंने वो बक्सा खोला तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले। तो सबकी उम्मीदें कहां थी और निकला क्या? देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सबके सामने कि लिफाफा तो डल रहा है, उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो देखिए, मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है। लेकिन सनातन की छेनी से बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करते करते कांग्रेस हिंदुत्व की उस पिच पर पहुंच गई जहां भगवा ब्रिगेड को मात देना मुश्किल है।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। इनमें से एक मिजोरम को छोड़ दें तो बाकी 4 राज्यों में आबादी के आंकड़े बीजेपी की रणनीति क्लियर कर देते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदू आबादी 90.89% है, जबकि मुस्लिम आबादी 6.57%। राजस्थान में हिंदू आबादी 88.49% है और मुस्लिम आबादी है 9.07%। छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा 93.25% और 2.02% है, जबकि तेलंगाना में हिंदू आबादी 85.10% और मुस्लिम आबादी है 12.70%। बीजेपी पसमानदा के जरिए मुसलमानों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश भले कर रही है, लेकिन हिंदू उसके कोर वोटर हैं। इसी को ध्यान में रखकर उसने विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटजी तय की और 2024 की प्लानिंग भी इसी ट्रैक पर जाती दिखाई दे रही है। उसके पास राष्ट्रवाद की पिच है, विकास का भरोसा है, हिंदुत्व की लाइन है और मोदी का चेहरा है। राज्य के चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ मोदी का फेस इस्तेमाल करेगी और लोकसभा चुनाव में रामलला का मंदिर उसे विरोधियों पर बढ़त दिला सकता है। बीजेपी की चुनावी गाड़ी इसी ट्रैक पर दौड़ती दिखाई पड़ रही है। उसने किसी राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया, हर जगह मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। ये उसका पहला इंडिकेशन है। दूसरा और सबसे मजबूत संकेत आया 25 अक्टूबर को। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की टीम ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ट्रस्ट ने अयोध्या में बन रहे श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने मंजूर भी किया और सार्वजनिक तौर पर ऐलान भी हो गया। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024 घोषित हो गई। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रहना, उसकी जो भी पूजन विधि होगी उसमें जो उनसे कहा जाएगा उसे करना, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, वो भी यहाँ 22 जनवरी को सभी पूजन विधि में भागीदारी करेंगे। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी। अब संघ और बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पूरे देश को जोड़ने की मुहिम में जुट गए हैं। मुख्य कार्यक्रम भले ही 22 जनवरी को है, लेकिन इससे जुड़े आयोजन 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से ही शुरू हो जाएंगे। इसके लिए भगवान की नगरी को सजाने संवारने का काम शुरू हो चुका है। जो गेट आप देख रहे हैं, ये भव्य जो द्वार बनाया जा रहा है, इसका नाम सिंह द्वार है। एक पिलर दूसरी तरफ है और दूसरा पिलर दूसरी ओर है। दोनों के बीच की दूरी लगभग 80 फीट है। तो आप समझ सकते हैं कि 80 फीट चौड़ा ये द्वार होगा, जहां देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वो इसी रास्ते से आगे सुग्रीव किला होते हुए और राम मंदिर की ओर पहुंचेंगे। रास्ते में जो पूरी मार्ग है उसको विकास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदे पत्थर लगाए गए हैं, डिवाइडर बनाए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत सी लाइटें भी यहाँ पर लगाई जा रही हैं। बाईं ओर पूरा जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की ओर से अलग अलग तरह के यहाँ पर काउंटर लगाए गए हैं। संघ और बीजेपी के कोर एजेंडे में अयोध्या हमेशा सबसे ऊपर रही है। एक समय 2 सीट वाली बीजेपी को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने में राम मंदिर की भूमिका से भी किसी को इनकार नहीं। इसलिए लोकसभा चुनाव के पहले हो रहे इस आयोजन की सियासी अहमियत विपक्ष के तमाम दलों को परेशान कर रही है। एक सेकुलर मुल्क के अंदर रहते हैं, इसमें मुख्तलिफ मजहब के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ रहते हैं और प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं। वो एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं। अब उनको बुलाया गया है या ज़बरदस्ती बुलवाया गया है वो मैं नहीं जानता, लेकिन एक गरिमा होती है प्रधानमंत्री की। वो गरिमा के मैं समझता हूँ ये खिलाफ बात है कि वो धार्मिक आयोजनों में उसका उद्घाटन करें या उसका शिलान्यास करें। विरोधी बीजेपी पर राम मंदिर के सियासी इस्तेमाल का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में शामिल शिवसेना की परेशानी कुछ दूसरे किस्म की है। गठबंधन और हिंदुत्व दोनों को साधना उसे भारी पड़ रहा है। एक ऐतिहासिक क्षण है। लंबे संघर्ष के बाद ये राम मंदिर बन रहा है।
इस पे किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए या राजनीतिक फ़ायदा उठाने का काम नहीं करना चाहिए। और शिवसेना का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा है संघर्ष में। उद्धव साहब ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो वहाँ पर अयोध्या पहुँचे भी थे, और मुख्यमंत्री होने के नाते और राजनीतिक पक्ष के लीडर होने के नाते उन्होंने एक भव्य राम मंदिर बने उसके लिए एक योगदान भी दिया था। तो उम्मीद करते हैं सभी को बुलाया जाएगा। जी नाम नहीं, हम 6000 नाम आपको क्या गिनाएंगे भाई, देश के ख्यातिनाम लोग होंगे, सबकी सूची प्रेस को दी जाएगी। बहरहाल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी इसे विपक्ष की बौखलाहट बता रही है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चुनावी फायदे की बात से बीजेपी के नेता भी इनकार नहीं कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया और उस निर्णय के चलते चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी इस बात से सहमत हुए और बगैर किसी विवाद के राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो उनको श्रेय जाता है, और चूंकि सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ, इसलिए उनको श्रेय मिलता है। तो निश्चित तरीके से राम मंदिर का जो एक भव्य निर्माण हो रहा है और जिसका जनवरी में इसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो इसका फायदा निश्चित तरीके से मिलेगा। बीजेपी को किसका फायदा मिलेगा और किसका नहीं, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तय है, उसे विपक्षी एकता वाले इंडिया अलायंस में अंदर खाने चल रहे खेल का फायदा जरूर मिल सकता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, जहां 26 अक्टूबर को यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय सीतापुर जेल गेट पर पहुंच गए। वो जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मुलाकात करना चाहते थे। बताया जाता है कि कांग्रेस आजम खान के बहाने मुस्लिम वोटर को अपने पाले में करना चाहती है, जबकि मुस्लिम वोटर्स का बड़ा हिस्सा 30 सालों से समाजवादी पार्टी के साथ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो जंग शुरू हुई है, उस विवाद में ये नया पन्ना जोड़ सकता है। धर्माचार्य जगत गुरु रामभद्राचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में जीत का आशीर्वाद कहीं इसी वजह से तो नहीं दे रहे। तो मैं अपना इसमें भाव ग्रहण करूं कि इसमें राजनीतिक सफलता का आशीर्वाद भी है क्या? निश्चित। और ये राजनीतिक सफलता अब तो 2024 आ रहा है गुरुदेव, उसी का अगला चुनाव है ये। निश्चित सफल होंगे मोदी। आपने आशीर्वाद दिया आज? दे दिया, विजय भाव कह दिया। विजय भाव कह दिया। राम से आस वैसे तो हर किसी को रहती है, लेकिन चुनाव का माहौल हो तो नेताओं की उम्मीद कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। सवाल ये है कि राम इस बार किसका बेड़ा पार करेंगे।